जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा, आप उसी से समझ जाएंगे कि दो वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक है बायो और एक लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी की मदद से लिविंग सेल को मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी की हम मदद लेने वाले हैं, और मदद लेकर बायो का मतलब हुआ लिविंग, किसी एक लिविंग सेल को हम एग्जैक्टली में मॉडिफाई करने वाले हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी पर्टिकुलर सेल की मॉडिफिकेशन कब हो सकती है? जब उसका जेनेटिक मटेरियल हम मॉडिफाई कर पाए। जब तक जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई नहीं होगा, तब तक बेसिकली आपके पास में एज सच में ऑर्गेनिज्म की मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो आपको याद रखनी है। अब जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स, उनके जो प्रोडक्ट हो गए एंजाइम्स, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स and the processes which are useful for the humans, this is being dealt in the biotechnology। तो देखिएगा, हमने जब बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जहां पर हमने एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। वो भी कहीं ना कहीं एक बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस ही है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो एग्जैक्टली में हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करती हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मैनी प्रोसेसेस लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबीज, उसके बाद सिंथेसाइजिंग द जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग द वैक्सीन, जैसे डीएनए वैक्सीन, और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, मैंने एक सिंपल चीज कही है, मैंने सिंपल चीज ये कही है कि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूटिलाइजेशन करने की, और कहीं ना कहीं उनसे जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनका या तो क्वालिटी बढ़ाने की या क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल तभी हो पाएगा जब हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ कर पाए और उसकी कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन कर पाए। अगर वो जेनेटिक मटेरियल खराब है तो उसको कहीं ना कहीं हम करेक्ट कर पाए। तो ये सारे के सारा फंडामेंटल हमारे पास एज सच में बायोटेक्नोलॉजी से ही हम कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट दी टेक्नोलॉजी किसी भी लिविंग सेल को मॉडिफाई करना हमारे बस की बात नहीं है। देखिएगा, एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे पास दे रखी है। ये क्या लिखता है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी दैट कंप्राइजेज बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। देखिएगा, इसमें दो वर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है जो ट्रेडिशनल हमारे पास एज सच प्रोसेसेस जो सेल के अंदर चलती हैं, और दूसरी आपके पास जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो प्रोसेसेस चलती हैं, उन दोनों के दोनों को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो देखिएगा उसने डेफिनेशन क्या कोट की बाद में, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म, द सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज कही है, नेचर के अंदर सेल किस तरह से आपके पास एज सच में फंक्शनैलिटीज करता है, कैसी उसकी मॉर्फोलॉजी है, किस तरह से उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारा का सारा जो नेचर के अंदर पहले से ही मौजूद है। चाहे वो ऑर्गेनिज्म का पार्ट, हम ऑर्गेनिज्म की हम बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें, चाहे उसके सेल के बारे में बात करें, या सेल के कुछ टुकड़ों के बारे में बात करें, या उसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनके बारे में बात करें, हम उन्हीं सभी पर्टिकुलर्स की हम एज सच में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन कर कर एक प्रोडक्ट्स या उनकी सर्विसेज लेने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम मदद लेंगे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये आपको पक्का से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली इंडिकेट कर कर बता दिया। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि एज सच में यहाँ पर क्या क्या चीजों के बारे में बात की गई है। अब जरा एक चीज के बारे में यहाँ पर और बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है, ये बेसिकली आपके पास बहुत सारे नामों से भी जानी जाती है, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से, या डीएनए मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी के नाम से। देखिए, बहुत सारी जगह पर इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, हमें पढ़ना एक ही कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि क्वेश्चन जहां से पूछा जाए हमें मेन वो डील करना है। तो देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली जिस चीज की मैनिपुलेशन करने वाले हैं वो या तो जीन है या तो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, या तो अब देखेंगे जेनेटिक मटेरियल, मान लीजिए आपने डीएनए कहा, तो बेसिकली जो सबसे छोटा हिस्सा होगा डीएनए का जो है सच में रेप्लिकेट कर सकता है, उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो
एज सच में हमारे पास में या तो एक जीन की मैनिपुलेशन करने वाले हैं हम कहीं ना कहीं, या उसकी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, या पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल ही हम कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी एलिमिनेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो फंडामेंटल है ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही किया जाएगा। अब देखिएगा, इस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी को जब मैंने वर्ड यूज किया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, या डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, तो क्यों ऐसा है कि हम इन इतने सारे नामों से इसको जानते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे वर्ड हैं। तो पहला वर्ड देखिए, डीएनए मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी। तो डीएनए को ही एज सच में हम क्या कर रहे हैं, या तो उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एडिशन कर रहे हैं। ये वर्ड हुआ डीएनए मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी का। दूसरा वर्ड यहाँ पर हम कोट करते हैं वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिएगा, हम यहाँ पर एज सच में मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जीन की भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और इस जीन की मैनिपुलेशन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज की मदद लेने पड़ेगी। तो चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपके पास सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इन सभी ब्रांचेस की हमें कहीं ना कहीं मदद लेने पड़ती है ताकि पर्टिकुलर जीन की मॉडिफिकेशन हम कर सकें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिएगा, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है वापिस से रिकम्बाइन करना। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर डीएनए है, हमें मालूम है कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड पार्ट होती है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की आपके पास एक खासियत है कि मान लीजिए मैं ये कह दूं कि ये आपके पास डीएनए एक पर्टिकुलर आपके पास अवेलेबल है, सबने पढ़ा हुआ है जी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो देखो, मान लो मैं इस पर्टिकुलर डीएनए को ये इसके दो हिस्से बता देता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर हिस्सा मैंने इस टेक्नोलॉजी की मदद से काट लिया। तो काट लिया तो ये एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेट होने के बाद में इस पर्टिकुलर जो कटा हुआ हिस्सा है, इसको हम वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर जो डीएनए है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, दूसरी जगह से उठाया हुआ डीएनए हमने एक नॉर्मल डीएनए के साथ जोड़ा हुआ है, इसीलिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, रिकम्बाइंड डीएनए। वर्ड क्या यूज किया, रिकम्बाइंड डीएनए है या रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी वर्ड है कि हमने यहाँ पर एज सच में कोशिश क्या करनी है कि जो डीएनए हमारा डिजायरेबल नहीं है, हम उस अनडिजायरेबल डीएनए को भी निकाल सकते हैं और डिजायरेबल पर्टिकुलर डीएनए उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। डीएनए जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 2.2 मीटर है। देखिए, 2.2 मीटर डीएनए आपके पास एज सच में एक सेल के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से बाइंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि सेल तो बहुत छोटा है साइज के अंदर। अब ध्यान दीजिए क्या बोलता है, पूरा का पूरा डीएनए के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एज सच में सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस को फॉलो कर सके। तो हमें मालूम है कि सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से आपके पास एमआरएनए बनती है, और एमआरएनए से बाद में जाकर प्रोटीन बनती है, जिसको हम पहले शुरुआत में कहते हैं दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और बाद में ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से आपके पास प्रोटीन्स का बनना दैट इज ट्रांसलेशन। तो ये सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस एज सच में फॉलो हो रही होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं ये कह रहा हूं कि पूरा का पूरा डीएनए आप अगर ये कहें कि एज सच में कहीं ना कहीं फंक्शनल है, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि जो पूरा का पूरा डीएनए है दैट इज 2.2 मीटर, जो हमारे सेल के मौजूद अंदर जो डीएनए है वो एज सच में पूरा का पूरा सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है, क्योंकि आपके पास एज सच में उस डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो एज सच में रेप्लिकेट करते हैं, और कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो रेप्लिकेट नहीं करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे जो हम आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या लिखता है, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है कि एज सच में कौन से वाला प्रोटीन मुझे सिंथेसाइज करना है और किस तरह से करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि इंसुलिन को सिंथेसाइज करना है, तो इंसुलिन बेसिकली एक प्रोटीनियस हार्मोन है या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। तो कितने अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड इकट्ठे होकर प्रोटीन बनाएंगे दैट इज बीइंग डिक्टेटेड बाय अ डीएनए। तो डीएनए एज सच में हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से रखता है कि किस तरह से और कौन से वाली प्रोटीन मुझे किस तरह से सिंथेसाइज करनी है, और डीएनए का कौन सा जीन मुझे एक्टिवेट करवाना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जीन क्या हुआ, जीन हुआ सबसे छोटा सेगमेंट जो डीएनए का है।
अब वो छोटा सा सेगमेंट डीएनए का जो एज सच में रेप्लिकेट कर सकता है, उसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन, CISTRON। अब ध्यान दीजिएगा, सिस्ट्रॉन भी पूरी तरह से एज सच में रेप्लिकेट नहीं करता है। इस सिस्ट्रॉन के भी दो हिस्से होते हैं, एक का नाम है एक्सॉन और एक का नाम है इंट्रॉन। जो एक्सॉन होती है एज सच में, ये पूरी तरह से रेप्लिकेटिंग रीजन है डीएनए की। कर लेता हूं, तो मैंने बोला कि मैंने G1 सेलेक्ट कर लिया, तो इस G1 के भी दो हिस्से हैं, एक इंट्रॉन 1 हो गया और मान लीजिए एक आपके पास एक्सॉन 1 हो गई। तो मैंने क्या कहा, एक्सॉन जो है वो आपके पास टोटली रेप्लिकेटिंग साइट है इस पर्टिकुलर सिस्ट्रॉन की या जीन की। इंट्रॉन आपके पास ऐसा सच में रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, उसका कारण है, देखिए क्या लिखता है। जो इंट्रॉन होती है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है डीएनए की। अब नॉन कोडिंग सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कोड के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। तो जेनेटिक कोड बेसिकली एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ में आपके पास दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ेगा, तभी तो जाकर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब इंट्रॉन एक ऐसा रीजन हो गया जो आपके पास किसी भी पर्टिकुलर जेनेटिक कोड के बारे में नहीं बताता है। अगर वो जेनेटिक कोड के बारे में नहीं बताता है तो एज सच में किसी अमाइनो एसिड के बारे में भी नहीं बताता है। इसका मतलब इंट्रॉन एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है डीएनए की। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा डीएनए बात ना करें तो हम क्या बात करेंगे, इंट्रॉन पर्टिकुलर वो रीजन है जीन का जो एज सच में नॉन कोडोनिक है, या सिस्ट्रॉन का वो वाला पार्ट जो एग्जैक्टली में किसी भी अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम इंट्रॉन कहते हैं। अब इंट्रॉन की तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जरूरत नहीं होगी। तो नेचर क्या करती है कि आपके पास हर एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम दिया हुआ है जिसको एंडोन्यूक्लियेसिस कहते हैं। तो एंडोन्यूक्लियेसिस क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने अभी कहा कि इंसुलिन आपके पास बहुत सारे अमाइनो एसिड को इकट्ठा होकर सिंथेसाइज होगी। तो मान लीजिए एक जीन ये था, अगला जीन ये हो गया, जीन 2 आ गया, तो जीन 2 के इंट्रॉन 2 होंगे, एक्सॉन 2 भी होगा। अब आपके पास इंट्रॉन की तो जरूरत है नहीं, तो नेचर क्या करेगी, इस वाले दोनों पार्ट को I1 और I2 को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। किसकी मदद से, एंडोन्यूक्लियेसिस की मदद से, और E1 और E2 को जोड़ देगी। क्योंकि एक्सॉन जो होते हैं वो आपके पास कोडोनिक सीक्वेंसेस के आपके पास पार्ट होते हैं जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सॉन एक्सॉन जब जुड़ेगा तभी जाकर आपके पास एग्जैक्टली में प्रोटीन सिंथेसाइज होगी जो डिजायरेबल होती है। अगर आपके पास एज सच में ये एक्सॉन नहीं होगी तो आपके पास प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा कि जीन को सिंथेसाइज्ड जीन हम तभी कह सकते हैं जब एज सच में उसके पास कोडोनिक सीक्वेंसेस पूरी तरह से अवेलेबल हो। अगर नॉन कोडोनिक सीक्वेंसेस होंगे तो वो कभी भी सिंथेसाइजिंग जीन नहीं होगा। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, और ये जरूरी नहीं है कि हर एक जीन में आपके पास एक्सॉन हो ही, ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया हर एक जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन का पार्ट होता है। तो अगर आपके पास टोटली जो जीन है वो इंट्रॉन का है तो इसका मतलब वो जीन कभी भी प्रोटीन को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो उस समय की डिजायरेबल प्रोटीन वो सेल सिंथेसाइज करना चाहता है। अब मान लीजिए अब बॉडी ये चाहती है कि इंसुलिन सिंथेसाइज करनी है और आप ये कहें कि नहीं जो आज तो थायरॉक्सिन सिंथेसाइज करवाएंगे, तो नहीं भैया ऐसा नहीं होने वाला है। अगर सेल की मंशा ये है कि उसको उस समय इंसुलिन को सिंथेसाइज करना है तो भैया इंसुलिन ही सिंथेसाइज होगी जो बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास आपको बना कर देंगे। लेकिन अब बीटा सेल से आप ये कहें कि वो भैया थायरॉक्सिन आपको बना कर दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हर एक सेल को डिफाइंड फंक्शनैलिटी पहले से प्रोवाइड की हुई है नेचर ने कि वो किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये मेरी बात शायद इतनी सी समझ आ गई होगी क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज कही कि हर एक सेल में जो नॉन कोडोनिक सीक्वेंसेस होती हैं उनको रिमूव करने के लिए एक एंजाइम्स पड़े होते हैं जिनको एंडोन्यूक्लियेसिस कहा जाता है। एंडो का मतलब होता है डीएनए के आपके पास पेरिफेरल पोर्शन को। पेरिफेरल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक लाइन में ड्रॉ करता हूं तो ये जो आपके पास टर्मिनल हिस्से हुए इनको पेरिफेरल पार्ट कहा जाता है। तो इस वाले हिस्सों को छोड़कर एंडोन्यूक्लियेसिस जो है वो आपके पास डीएनए को किसी भी जगह से कट कर सकती है। तो एंडोन्यूक्लियेसिस बेसिकली आपके पास में इंट्रॉन रीजन जो आपके पास नॉन कोडोनिक थी डीएनए के अंदर उनको रिमूव करने के काम आती है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि एंडोन्यूक्लियेसिस नेचर में पहले से सेल के अंदर अवेलेबल है।
हमने तो डाली नहीं, हमने तो बाहर से कोई उसका काम नहीं करवाया, पहले ही सेल के अंदर वो मशीनरी अवेलेबल है। इसीलिए एक ध्यान दीजिएगा, हम इंटीग्रेशन किस चीज की कर रहे हैं, नेचुरल साइंस की विद द टेक्नोलॉजी। जो पहले से सेल के अंदर होता है उसके अंदर हम चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर हम कहें कि पूरी प्रोसेस ही हम उस सेल के अंदर डालेंगे तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। हम कहीं ना कहीं सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, और वो भी कोशिश तभी करेंगे जब हमारे पास जानकारी अवेलेबल होगी कि ये प्रोसेस किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं या थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन तभी होगी जब जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं मॉडिफाई होगा। तो ये पक्का से आपने ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा, सेल के अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ एंडोन्यूक्लियेसिस ही होते हैं, इसके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जिनको एक्सोन्यूक्लियेसिस कहा जाता है, EXO न्यूक्लियेसिस। तो एक्सोन्यूक्लियेसिस क्या करते हैं, इस सेंट्रल रीजन को छोड़कर आपके पास जो ये टर्मिनल हिस्से हुए, इन टर्मिनल हिस्सों पर डीएनए को कट करते हैं, तो उनको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेसिस। एंडोन्यूक्लियेसिस क्या हुए, जो आपके पास इस पेरिफेरल रीजन को छोड़कर किसी भी जगह से आपके पास डीएनए को कट करने की आपके पास में कैपेबिलिटी रखते हो। तो ये चीज हो गई। अब देखिएगा तीसरे एक और एंजाइम होते हैं जिनका नाम लिखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या नाम लिखा जी, रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खासियत क्या है। अब देखो क्या खासियत है, मान लीजिए ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपके पास किस जगह से डीएनए को कट करना है, मान लो मैंने ये कहा कि इतना सा रीजन ही डीएनए का कट करना है, तो वो आपके पास एंडोन्यूक्लियस कर कर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को और डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों को कट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही कट करते हैं। और आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्शन क्या है जी, आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस को ही कट किया जाएगा, इसके अलावा किसी और सीक्वेंस को वो कट नहीं कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया एंडोन्यूक्लियस को कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की डीएनए की कटिंग करे, इसके अलावा वो कोई भी डीएनए को कट नहीं करेगा। अब दूसरी बात क्या कहलाती है, बोलता है ये जो आपके पास सीक्वेंसेस होते हैं जिसको आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं, इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। वर्ड क्या यूज करता है, पैलिंड्रोमिक। मैं एक बार लिख भी देता हूं अगर आपको समझ ना आया हो, वैसे तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जब आप राइट टू लेफ्ट किसी चीज को रीड करें और लेफ्ट टू राइट किसी चीज को रीड करें तो हर चीज आपको सिमिलर मिलनी चाहिए। जैसे बहुत कॉमनली मान लीजिए मलयालम एक वर्ड आपके पास एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, अगर मलयालम को राइट टू लेफ्ट पढ़ें और लेफ्ट टू राइट पढ़े तो मलयालम ही पढ़ा जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कुछ इसी तरह से फंक्शन करते हैं कि आपके पास राइट टू लेफ्ट रीजन में अगर उसको कट करना हो या लेफ्ट टू राइट रीजन में कट करना हो, वो सिमिलर जगह पर ही डीएनए को कट करेगा। ये पक्का से हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, हर एक डीएनए के अंदर मैंने कहा कि कोडोनिक सीक्वेंसेस है, कुछ नॉन कोडोनिक सीक्वेंसेस है। तो मान लीजिए ये डीएनए है, तो मान लेते हैं ये इंट्रॉन है, और मान लेते हैं ये वाला हिस्सा जो है आपके पास में एक्सॉन का आ गया, तो यहीं पर बेसिकली कोडोन होगा, है ना। अब कोडोन कैसे होते हैं, ट्रिपलेट सीक्वेंसेस। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जी, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल होता है, GA, और मान लीजिए ये आपके पास T लिख दिया। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो आपके पास इसके अपोजिट यहाँ पर भी ऐसी ही चीज होगी। तो T के अगेंस्ट में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर A की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा T, और यहाँ पर आ जाएगा C। ठीक है, तो ये आ गया A और ये आ गया आपके पास T। अब मैं ये कह रहा हूं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कटिंग करनी है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर साइट पर कट करेगा। तो मान लीजिए मैंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर जगह पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस पर्टिकुलर डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड जो है उसको यहां पर कट किया, तो दूसरे वाली जो आपके पास चेन है उसको भी A और T के बीच ही उसको कट करना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट क्या किया हुआ है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में ही आपको कटिंग करनी है। तो सिंपल सी फंडामेंटल है, चाहे राइट टू लेफ्ट कट करिए चाहे आपके पास में लेफ्ट टू राइट कट करिए, हमेशा उसी जगह पर कट होगा जहां पर एज सच में आपके पास में उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होनी है। तो ये पक्का से ध्यान देने वाली बात है कि रिस्ट्रिक्ट किया है तो एंडोन्यूक्लियस ही, हमें मालूम है कि पेरिफेरल रीजन ऑफ डीएनए को वो कट नहीं करेगा,
सेंट्रल रीजन में कहीं ना कहीं कटिंग होने वाली है, लेकिन कटिंग वहीं पर होगी जहां पर एज सच में उसको पहले से डिक्टेटेड है कि इस वाली पर्टिकुलर जगह पर ही आपको काटना है। चाहे राइट टू लेफ्ट आप देख लीजिए, चाहे लेफ्ट टू राइट आप देख लीजिए, हमेशा कटिंग उसी जगह पर हो रही होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखें, बात करता है कि जी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखिए सबने पढ़े हुए हैं, मेरे को ज्यादा को डिक्टेट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो देखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है वो मेनली दो हैं। एनसीईआरटी बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है, लेकिन मेन दो ही है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में और दूसरा है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग को एज सच में क्या चीज कही गई। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली मैनिपुलेशन हो रही है जीन की, जो आपके पास ह्यूमंस करने वाले हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली रेफर्स टू दी artificial synthesis, isolation, modification, combination, addition, repair of the genetic material to alter the phenotype of the host organism to suit the ह्यूमन नीड्स। मेरी बात पे पक्का से ध्यान दीजिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमने किस किस तरह से पढ़ा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिक्टेट किया कि आर्टिफिशियली हम यहां पर डीएनए को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं और नेचर के अंदर जो सेल के अंदर डीएनए अवेलेबल है उसको वहां से निकाल भी सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद में आपके पास डिजायरेबल डीएनए जो आपको चाहिए उसको जोड़ भी सकते हैं, मीन बाय कॉम्बिनेशन और एडिशन भी कर सकते हैं। और अगर किसी डीएनए के अंदर एक कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ऐसा है जो अनडिजायरेबल है, उसको वहां से हम काट कर भी आपके पास फिर से डीएनए को जोड़ सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो फिनोटिपिक आपके पास पार्ट आता है होस्ट ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर सकें अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। पक्का से ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन की मैनिपुलेशन ह्यूमंस के अकॉर्डिंगली की जा रही है, जिसमें आपके पास आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आइसोलेशन, मॉडिफिकेशन, कॉम्बिनेशन, एडिशन एंड रिपेयर किया जाएगा जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्डर टू अल्टर द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट सेल टू सूट द ह्यूमन नीड्स। ये इंपॉर्टेंट आपको चीज पता होनी चाहिए। दूसरी जो ब्रांच इसी के अंदर या प्रिंसिपल जो बायोटेक्नोलॉजी में आता है उसको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या है। इट इज बेसिकली अ प्रोसेस that helps the growth of the desired microbe or the eukaryotic cell in large quantities in sterile medium, जिसको हम बहुत कॉमनली टिश्यू कल्चर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, for the manufacture and multiplication of the biotechnological product। और ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो एंजाइम्स हैं, चाहे वो वैक्सीन हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं या हार्मोन्स हैं, जिसको हम डील करेंगे एक अगले वाले चैप्टर के अंदर, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम जिस चीज को डील कर रहे हैं वो एज सच में जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस करवाने की कोशिश करेंगे, आइसोलेशन, मॉडिफिकेशन, कॉम्बिनेशन, एडिशन और रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, ताकि कहीं ना कहीं फिनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है जिस तरह से हमें चाहिए हम उस तरह का वो बना सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हमें पता होनी चाहिए। चलेगा, अब एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शायद मैं वापस से उसको बाद में ना बताऊं। जरा ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा था कि नेचर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेसेस भी अवेलेबल होती हैं और उन नेचुरल प्रोसेसेस को हम कहीं ना कहीं इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास में जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं प्लांट या एनिमल ब्रीडिंग के लिए, वो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी से किस तरह से अलग है एज सच में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब हम मदद लेते हैं तो जो अनडिजायरेबल जीन होगा उसको वहां से निकाल भी सकते हो और जो डिजायरेबल जीन है उसको आप एड ऑन भी कर सकते हो। लेकिन जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजीज हम कॉमनली जो यूज होती हैं प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग के लिए, उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जो आपके पास अनडिजायरेबल जीन होते हैं डिजायरेबल जीन के साथ वो भी रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। तो मीन बाय जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो भी सच में आपको मिल रही होती हैं। ये एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की एक एडवर्स इफेक्ट आपको दिखाई पड़ती है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो प्लांट और एनिमल्स की ब्रीडिंग के दौरान में हम यूज करते हैं, इट लीड्स टू द इंक्लूजन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन along with the desirable traits। तो ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए।
लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कहीं ना कहीं हमारे पास इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं कि जो अनडिजायरेबल जीन है उसको हम एलिमिनेट कर दें और जो डिजायरेबल जीन्स हैं उन्हीं से हम बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये पक्का से आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए सेकंड पार्ट क्या लिखता है, the technique of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer allow us to isolate, introduce only one or set of desirable gene without introducing undesirable gene into a target organism। देखिए बायोटेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया चीज है। बढ़िया इसलिए है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता है हम उसी चीज को एज सच में सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और वो वाला जीन एज सच में रेप्लिकेट कर रहा है, आपके पास ट्रांसक्राइब कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है और प्रोडक्ट जो आपको जैसा चाहिए वो आपको बनकर मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हो गया यहाँ पर कि आपके पास अनडिजायरेबल जो चीजें होंगी उनको आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ये सबसे बढ़िया चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये किस तरह से ऐसा कर पाते हैं, ये कौन कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होती है जिसकी वजह से आप ऐसा कर पाएंगे। तो ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिएगा जो प्राइम रिक्वायरमेंट हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करने की है वो है बायोलॉजिकल टूल्स। तो biological tools that are being required in the synthesis of the recombinant DNA or needed for the genetic engineering or the modification of the DNA or the RNA, these are one mainly the enzymes, एक सेकंड आपके पास व्हीकल ऑफ वेक्टर डीएनए और तीसरा है पैसेंजर डीएनए। ध्यान दीजिएगा तीन चीजों की मेन आवश्यकता हमें पड़ती है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स, सेकंड आपके पास व्हीकल ऑफ द वेक्टर डीएनए और तीसरा है पैसेंजर डीएनए। देखिए अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, जो एंजाइम्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से एंजाइम्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान में। तो वो है हमारे पास लाइसिंग एंजाइम्स, नोट करते चलिएगा मैं जो वर्ड कहता हूं, लाइसिंग एंजाइम्स, दूसरे आपके पास क्लीविंग एंजाइम्स, तीसरे आपके पास सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, फोर्थ आपके पास ज्वाइनिंग एंजाइम्स एंड लास्ट इज दी एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस। वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने जिन जिन एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन किया पहले है लाइसिंग एंजाइम्स, उसके बाद क्लीविंग एंजाइम, उसके बाद में सिंथेसाइजिंग एंजाइम, उसके बाद ज्वाइनिंग एंजाइम और लास्ट में एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस। तो पहले के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा पहले एंजाइम जो मैंने आपको बताया वो है लाइसिंग एंजाइम। अब जरा ध्यान दीजिएगा जेनेटिक मटेरियल कहाँ है, जेनेटिक मटेरियल है किसी भी सेल के इनसाइड में, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ पहले मुझे इस सेल को कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा ताकि इस जेनेटिक मटेरियल को मैं इस सेल से बाहर निकाल सकूं और इसकी मॉडिफिकेशन कर सकूं। तो मुझे पहले सेल को ब्रेक करने वाला एंजाइम चाहिए। तो देखिए हमारे पास सेल तो दो तरह के हैं, प्लांट सेल भी हो सकते हैं, एनिमल सेल भी हो सकते हैं और प्रोक्रियोटिक सेल भी हो सकते हैं, यूक्रियोटिक सेल भी हो सकते हैं, सेल के बाहर सेल वॉल भी हो सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है। देखिए हमारे पास एक एंजाइम ऐसा है जो आपके पास इस सेल वॉल को भी ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता है और कहीं ना कहीं आपके पास उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसको लाइसिंग एंजाइम के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास में जो वॉल्स होती हैं उन वॉल्स को ब्रेक डाउन करने में या डिसॉल्व करने के काम में आते हैं ताकि जो आपका डीएनए है उसकी मॉडिफिकेशन करने के लिए वो डीएनए अवेलेबल हो सके। तो पहला एंजाइम जो प्राइमोस्ट रिक्वायरमेंट का है वो लाइसोजाइम है। तो जितने भी प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं उन प्रोक्रियोटिक सेल की वॉल की जो डिसोल्यूशन करने का काम किया जाता है वो लाइसोजाइम से होता है। इसके अलावा प्रोटीएजेस होते हैं क्योंकि बेसिकली आपके पास प्रोटीन से बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो प्रोटीएजेस की भी मदद ली जाती है ताकि कहीं ना कहीं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिसोल्यूशन की जा सके। तो ये हुआ प्राइमोस्ट एंजाइम जो रिक्वायरमेंट का है। उसके बाद आते हैं सेकंड है आपके पास दैट इज दी पर्टिकुलरली उनको कहते हैं क्लीविंग एंजाइम। तो क्लीविंग का मतलब हुआ एज सच में ब्रेक डाउन करना जेनेटिक मटेरियल का। तो देखिएगा दीज क्लीविंग एंजाइम्स आर बेसिकली यूज्ड टू ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपके पास डिस्कशन किया था कि आपके पास किस तरह के आपके पास डीएनए को या आरएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम हो सकते हैं। कौन कौन से, एक्सोन्यूक्लियेजेस,
दूसरे एंडोन्यूक्लियेसिस और तीसरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सोन्यूक्लियेसिस क्या है? एक्सोन्यूक्लियेसिस है जो आपके पास में पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड्स को 5 एंड या 3 डैश टर्मिनल के ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर सकते हैं। तो या तो 5 डैश टर्मिनल पर डीएनए कट होगा या तो 3 डैश टर्मिनल पर डीएनए कट होगा। ये आपके पास एंजाइम कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लियेसिस। वर्ड क्लियर हो गया जी। सेकंड आते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव द डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड। तो टर्मिनल एंड को छोड़कर डीएनए डुप्लेक्स के किसी भी हिस्से को ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी रखने वाले एंजाइम हो गए एंडोन्यूक्लियस। और तीसरे आते हैं आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव द डीएनए duplex at a specific point in such a way that the single stranded free end project from each fragment of DNA duplex. These single stranded free ends are termed as the sticky ends because they can join similar complementary ends of DNA fragment from some other सोर्स। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये आपके पास एक डीएनए फ्रेगमेंट है, ये दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट है। तो मान लीजिए यहां से ये डीएनए फ्रेगमेंट कट कर कर निकाल दिया, तो ये हिस्सा अगर कट हो गया तो क्या कहता है कि ये वाला हिस्सा जो है ये स्टिकी एंड बनाएगा। अब देखिए स्टिकी एंड का मतलब एक तरह से वो ग्लूइंग एंड बनाएगा। तो जो दूसरे वाला डीएनए आप बाहर से इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो तभी जुड़ पाएगा जब ये वाला एंड स्टिकी एंड होगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी डीएनए की कटिंग करेंगे तो उस दौरान में स्टिकी एंड्स बनाते हैं और इन स्टिकी एंड्स की मदद से कहीं ना कहीं जो बाहर से आप जिस डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप इंसर्ट कर पाओगे, अदरवाइज उसको इंसर्ट नहीं कर पाओगे। और सेकंड चीज मैंने क्या कही थी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक और खासियत होगी कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही एज सच में आपके पास कट करती हैं। तो ये आपको पक्का से पता होना चाहिए। ये भी क्लियर होगा जी। उसके बाद तीसरे एंजाइम्स आते हैं जिनको सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे एंजाइम्स कौन से होंगे? सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो दे प्ले अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन सुटेबल टेम्पलेट्स। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वर्ड मैं एडिशन कर रहा हूं, दैट इज द टेम्पलेट। देखिए टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ? टेम्पलेट का मतलब हुआ जिस पर्टिकुलर डीएनए डिजायरेबल डीएनए के ऊपर आप एक बाहर से जो आपका डिजायरेबल डीएनए है उसको अटैच करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये चीज आपको बताने की कोशिश की, ये मान लीजिए ये डीएनए कट हुआ, ठीक है जी। मैं फिर से इसको थोड़ा वापस चलता हूं पीछे। मान लीजिए ये डीएनए आपने यहां से कट किया था, ये डीएनए कट होकर यहां से रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद में आपके पास वापस से एक रिक्वायरमेंट है कि जो दूसरे वाला डीएनए आप बाहर से डाल रहे हो उस पर्टिकुलर डिजायरेबल डीएनए को भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलरली डीएनए के साथ में जुड़ना है। तो जुड़ने का एंजाइम तो कुछ और है, लेकिन उससे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या पर्टिकुलर वो आपके पास डीएनए जो एज सच में सिंथेसिस की प्रॉपर्टी रखता भी है कि नहीं रखता है, कि सेंट्रल डोग्मा वो प्रोसेस फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए की क्या रेप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। डीएनए की रेप्लिकेशन करवाने के लिए हमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर एंजाइम की जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेजेज। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स आपके पास कौन से हुए? डीएनए पॉलीमरेजेज। तो डीएनए पॉलीमरेजेज आपके पास में इंपॉर्टेंटली सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे।